Hello everyone, this is Niranjan Singh and today we are here with a question series of strength of material in the channel of Civil Tech by ND. So you are most welcome on our YouTube study channel Civil Tech by ND और हम हमारी जो सीरीज चल रही थी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल उसका आज हम आपके लिए लेके आए हैं पार्ट 5th और इसी के साथ पार्ट 5 जो है हमारे पूरे हो चुके हैं और इसी के साथ आपके जो 100 क्वेश्चंस हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के वो हमारे चैनल पर अवेलेबल रहेंगे। आप हमारे चैनल पर और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को विजिट कर सकते हैं, बशर्ते आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाना होगा। वहाँ से सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जिस भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन विजिट करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको 100+ क्वेश्चन की जो क्वेश्चन सीरीज है वो अवेलेबल रहेगी। बेसिकली सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन हमने कवर करा रहे हैं और हमारी जो सीरीज है वो भी चल रही है सारे सब्जेक्ट की तो इसी सीरीज को कंटिन्यू आगे चलाते रहेंगे हम। अभी हमारा 100+ का टारगेट है और आने वाले एग्ज़ाम में जो है हम 500+ की सीरीज लाने वाले हैं जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। बेहद ही ज़रूरी क्वेश्चंस जो हैं हम आपके लिए लेकर आएंगे। जो भी आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए एसएससी जेई हुआ, यूपीपीसीएल जेई हुआ, यूपीपीसीएल ए हुआ या यूपी ट्रिपल एससी जेई और राजस्थान जेई, जो भी आने वाले एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी बेस्ट सीरीज़ साबित होने वाली है। और अगर आपको हमारे जो वीडियोस हैं वो अच्छे लगे तो उन्हें लाइक कीजिए और अपने जो भी हैं कलेजियस हैं या फिर आपके फ्रेंड्स हैं उनमें इस वीडियोस को शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो आपकी पहुंच सके और हमें सपोर्ट मिल सके। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए वीडियोस को और शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम इसी तरह चैनल पर वर्क करते रहें और आगे जो भी सीरीज़ आएंगी या आने वाली उनमें हम बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। आप हमें अपने सजेशंस भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे और वीडियोस का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कौन सा क्वेश्चन बेसिकली रिपीटेड रहा, तो आप उस तरह के सजेशंस हमें दे सकते हैं क्वेश्चंस में। आपको कोई भी डाउट हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा विद एवरीवन। हम हर एक जो भी हमारे एस्पायरेंट हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं उन सभी के टच में हम रहते हैं। आपके हर एक कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ सिविल टेक बाई एनडी पर। आपकी जो भी तरह की प्रॉब्लम है आप हमसे शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चंस का शेयर कर सकते हैं और हम उनको एडवांस जो है सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे, आपके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ सिविल टेक बाई एनडी पर। तो आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज अ स्क्वायर स्टील बार ऑफ 50 mm साइड एंड 5 mm long is subjected to a load where upon it absorb a strain energy of 100 joule. What is modulus of resilience? यानी कि आपको कोई एक स्टील बार दे रखा है जिसका डायमीटर आपको 50 mm दे रखा है। डायमीटर जो है 50 mm आपको दे रखा है, लेंथ आपको 5 मीटर दे रखी है। इसको भी आप mm में चेंज कर दोगे तो 5000 mm हो जाएगा। और जो स्टेन एनर्जी है यानी U की जो वैल्यू है, स्टेन एनर्जी को U से डिनोट करते हैं, उसकी जो वैल्यू दी गई है आपको 100 जूल दे रखी है। आपसे मॉडुलस ऑफ रिजल्टेंस की वैल्यू पूछी गई है। मॉडुलस ऑफ रिजल्टेंस बेसिकली होता क्या है, स्टेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को मॉडुलस ऑफ रिजल्टेंस बोलते हैं। यानी मॉडुलस ऑफ रिजल्टेंस मॉडुलस रेजिलेंस जो होता है आपका स्टेन एनर्जी यानी U अपॉन V। स्टेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस बोलते हैं। इसमें अगर आप वैल्यू पुट कर दोगे, U की वैल्यू आपको 100 जूल दे रखी है, अपॉन वॉल्यूम आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइड डायमीटर जो है यानी साइड जो है बार की वो आपकी 50 mm है। 50 mm यानी स्क्वायर हो गया 50 × 50 इंटू वॉल्यूम निकालने के लिए जो लेंथ दे रखी है उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 5000 mm से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी 1 अपॉन यानी 100 से 100 आपका कट जाएगा, 125 100 1 अपॉन 125 न्यूटन इंटू mm अपॉन mm स्क्वायर is the correct answer of this question.
So option A is the right answer for this question. 1/125 Newton into mm square. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए माइल्ड स्टील टेपर रॉड फ्रॉम 30 mm to 12 mm dia in a length of 300 mm. The rod is subjected to an axial load of 112 kN. Modulus of E की elasticity 2 into 10⁵ Newton per mm square दे रखी है. What is the extension in rod? बेसिकली आपसे स्टील टेपर रॉड ऑफ यानी कि सर्कुलर रॉड की बात करी गई है. आपके सर्कुलर टेपरिंग का केस आपको दे रखा है. तो सर्कुलर टेपरिंग के केस में जो आपकी वैल्यू होती है, एक्सटेंशन बोले या डेल्टा हम इसको बोल सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है 4pl अपॉन पाई ई d1 d2. ये आपका सर्कुलर टेपरिंग हो रही है, उस केस में होता है. अगर आपकी रेक्टेंगुलर बार की टेपरिंग का केस है, यानी जो टेपरिंग है वो रेक्टेंगुलर बार में हो रही है, तो PL log बेस E ब्रैकेट में B2 बाई B1 अपॉन में E इंटू T ब्रैकेट में B2 माइनस B1 होता है इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर बार टेपरिंग. यानी टेपरिंग का मतलब क्या है कि पहले आपका डाया ज़्यादा था, उसके बाद क्या किया आपने, डाया को कम कर दिया, तो इसको टेपरिंग बोलते हैं. अगर सर्कुलर बार के केस में हो रहा है तो सर्कुलर टेपरिंग बोलेंगे. अगर रेक्टेंगुलर बार का केस है तो उसके केस में जो होगी उसको रेक्टेंगुलर टेपरिंग बोलेंगे. यानी कि पहले डायमीटर ज़्यादा था, उसके बाद आपने क्या किया, उस डायमीटर को पीट के कम कर दिया, तो उसको टेपरिंग बोलते हैं. यानी कि जो डायमीटर है यानी उसको पतला कर दिया आगे से, इस तरह से हम कह सकते हैं. तो जब इसमें आप वैल्यू पुट करोगे, सर्कुलर टेपरिंग की केस है यहाँ पे आपका, तो डेल्टा की जो वैल्यू है 4 इंटू पी की जो वैल्यू दे रखी है आपकी 12 न्यूटन दे रखी है, 12 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, इंटू लेंथ जो है आपकी 300 mm दे रखी है 4pl अपॉन में पाई ई की जो वैल्यू है 2 इंटू 10⁵ दे रखी है. D1 आपका दे रखा है 30 mm और D2 आपको दे रखा है 12 mm. जब यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू जो आएगी आपकी 1/5 पाई आएगी, वैल्यू जो निकल के आएगी. यानी कि हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 12 से 12 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एंड 30 से ये 30 चलाएगा 10 बार, और 3 और 4 तो यहाँ एक बचेगा आपका. इसको आप डिवाइड मारोगे तो 2 से डिवाइड मारोगे तो 1/5 पाई इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द पॉइजन रेशियो ऑफ अ मटेरियल इज 0.3 देन द रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस टू बल्क मॉडुलस. यानी कि पॉइजन रेशियो की जो वैल्यू दी गई है, यानी म्यू की जो वैल्यू दे रखी है आपको वो 0.3 दे रखी है. रेशियो पूछा गया है यंग मॉडुलस यानी E/K का आपको रेशियो पूछा गया है. तो बेसिकली हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं. इक्वल टू एक आपका होता है 2C ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू, और एक आपका होता है इज इक्वल टू 3K ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू. तो इन दोनों को आप सॉल्व कर दो, E और E एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो 2C E/K की आपसे वैल्यू, देन द रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस टू बल्क मॉडुलस, यानी E/K की आपसे वैल्यू पूछी गई है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है आपको. E/K यानी सेकंड वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, फॉर्मूला नंबर 2. अगर C का वैल्यू पूछा होता तो फॉर्मूला नंबर 1 यूज कर लेते. तो E/K का जो वैल्यू होगा, E/K इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 1 माइनस 2 इंटू म्यू की वैल्यू जो दे रखी है 0.3 दे रखी है, तो 3 टाइम्स ब्रैकेट में ये 3 2 6 हो जाएगा, 1 माइनस 0.6 करोगे तो यहाँ से आपका क्या आएगा 0.4 इंटू 3 यानी 1.2 आपका आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा. ये अब E/K का जो रेशियो है 1.2 आ जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट होगा 1.2. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. यानी इसमें से कौन जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको आपको निकालना है, कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है. फर्स्ट ऑप्शन है आपका, शियर फोर्स इज द फर्स्ट
shear force is the first derivative of intensity of load, या ऑप्शन बी है आपका shear force is the first derivative of bending moment, या load intensity on a beam is the first derivative of bending moment, या ऑप्शन डी है आपका bending moment is the first derivative of shear force। बेसिकली होता क्या है कि जब हम बेंडिंग मोमेंट का डेरिवेशन करते हैं dm अपॉन dx की जो वैल्यू निकालेंगे वो आपकी shear force के इक्वल होती है, shear force v कहें या f कहें। अगर shear force का डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू x या उसका डेरिवेशन करते हैं तो हमें लोड की वैल्यू निकल के आती है p। तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन देख लेते हैं, जो shear force है इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ बेंडिंग मोमेंट, ये आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा, इसमें ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है। और shear force का अगर फर्स्ट डेरिवेटिव यानी करेंगे तो यानी लोड इंटेंसिटी इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ shear force, ये आपका हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका shear spin इज डिफाइंड एज अ जोन वेयर, यानी shear spin आप कब कहेंगे, किस जोन में कहेंगे। तो फर्स्ट है आपका बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट रहेगा, या ऑप्शन बी आपका बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, या ऑप्शन सी आपका shear force 0 होगा, या ऑप्शन डी आपका shear force कांस्टेंट रहेगा। तो shear spin आपसे कब कहें, आप किसी स्पिन को shear spin कब कर सकते हैं, जब जो shear force की जो वैल्यू है वो आपकी कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो, यानी shear force आपका कांस्टेंट रहेगा, तो उस केस में जो स्पिन होगा उसको हम क्या करेंगे, shear spin कहेंगे। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ अ शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट m and torque T, the equivalent bending moment is given by। तो equivalent bending moment की जो वैल्यू होती है m equivalent is equal to m plus root of m square plus t square पूरे के अपॉन में आपका 2 होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट होगा, m प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 इज द इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल द फेलियर थ्योरी गिव्स नियरली द सेम रिजल्ट, यानी कि सारी जो फेलियर थ्योरी है वो सेम रिजल्ट कब देती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, व्हेन वन ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस एट ए पॉइंट इज लार्ज इन कंपैरिजन टू अदर, या ऑप्शन बी आपका व्हेन शियर स्ट्रेसेस एक्ट करती हैं, या ऑप्शन सी है आपका व्हेन बोथ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर न्यूमेरिकली इक्वल होंगी, या ऑप्शन डी आपका फॉर ऑल सिचुएशन ऑफ स्ट्रेस। बेसिकली होता क्या है कि जो भी फेलियर थ्योरी है वो सेम रिजल्ट कब देती है, जब आपकी जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है किसी भी पॉइंट पर वो लार्ज हो इन कंपेरिजन टू अदर, यानी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो भी होंगी सिग्मा, यानी सिग्मा 1 की जो वैल्यू है वो आपकी दूसरी स्ट्रेसेस से, यानी शियर स्ट्रेसेस हुई या और भी स्ट्रेसेस हैं उनसे आपकी लार्ज होनी चाहिए कंपेरिजन करने पर। सो ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा, यानी व्हेन वन ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, यानी सिग्मा 1 ले लें या सिग्मा 2, को भी एक प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो है अदर स्ट्रेसेस की अपेक्षा वो क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए। तो उस केस में जो भी फेलियर थ्योरी होती है उनका जो रिजल्ट होता है वो नियरली सेम होता है। सो ऑप्शन ए जो है आपके अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेडियस ऑफ मोर सर्कल ऑफ स्ट्रेस ऑफ स्ट्रेन एलिमेंट इज 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस is 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज, यानी मोर सर्कल ऑफ रेडियस आपको दे रखी है मोर सर्कल की, द रेडियस ऑफ मोर सर्कल ऑफ स्ट्रेसेस ऑफ स्ट्रेन एलिमेंट इज 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस यानी सिग्मा 2 की वैल्यू आपको दे रखी है, माइनर प्रिंसिपल टेंसल स्ट्रेस है ये आपकी 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस आपसे पूछी गई है, सिग्मा 1 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। बेसिकली होता क्या है कि जो सी होता है सेंटर ऑफ मोर सर्कल, सी की जो वैल्यू होती है आपकी वो सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 होता है, और जो रेडियस होती है रेडियस ऑफ मोर सर्कल उसकी जो वैल्यू होती है आपकी सिग्मा x माइनस सिग्मा y अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर एक्स वाई, ये आपकी होती है रेडियस ऑफ मोर सर्कल। जब हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कर निकालते हैं, यानी प्रिंसिपल स्ट्रेस मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालेंगे, यानी सिग्मा 1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे सी प्लस आर अगर आप कर देंगे तो आपको मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। वहीं अगर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है तो जो वैल्यू होगी सिग्मा 2 वो आपकी क्या होगी सी माइनस आर। तो इसमें माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू आपको दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखी है,
और सी आपको दे नहीं रखा, सी आप निकालेंगे, और रेडियस आपको दे रखी है 20। तो यहाँ से सेंटर सी की वैल्यू आपसे निकाल लोगे, 10 + 20 यानी 30 आपकी सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। जब सी की वैल्यू आ जाएगी तो हमें पता है कि जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होती है, यानी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कहें या मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहें, सिग्मा 1 की जो वैल्यू होती है आपकी वो C + R होती है। अब हमें C भी पता है, C आपका 30 है, और हमें R भी पता है, R उसने दे रखा है 20। तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 50 Nm/mm² आ गई। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सी जो है इसके अकॉर्डिंग करेक्ट होगा, 50 Nm/mm²। अब आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा कि जो सेंटर होता है मोर सर्कल का सी, उसकी वैल्यू आपकी कितनी होती है, σx + σy/2। और जो रेडियस होती है मोर सर्कल उसकी वैल्यू कितनी होती है, √σx - σy/2 का होल स्क्वायर प्लस τ² x/2। जब इन दोनों को जोड़ देते हैं यानी सेंटर ऑफ मोर सर्कल प्लस रेडियस ऑफ मोर सर्कल कर देंगे तो आपको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस मिलेगी, और सेंटर ऑफ मोर सर्कल माइनस रेडियस ऑफ मोर सर्कल कर दोगे तो आपको क्या मिलेगी, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस मिलेगी। सो ऑल दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी इज गिवन बाय, यानी कि जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी जो दी गई है आपकी सेंट विनेट के द्वारा दी गई है। और ट्रेस्का के द्वारा क्या दी गई है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। ट्रेस्का ने क्या दी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। एंड रैंकाइन ने आपको क्या दिया, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। ये सारी आपकी फेलियर थ्योरीज हैं, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। और वॉन मिसेस ने आपको क्या दिया, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। वॉन मिसेस ने दी गई डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। आई थिंक आप सबको ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ मोर सर्कल इज 0 व्हेन द स्टेट ऑफ स्ट्रेस इज सच दैट, यानी जो R है उसकी वैल्यू अगर 0 हो जाए, यानी रेडियस ऑफ मोर सर्कल की वैल्यू आपकी 0 हो जाए तो क्या होगा। ऑप्शन ए आपका, देयर इज नो शियर स्ट्रेस बट आइडेंटिकल डायरेक्ट स्ट्रेसेस इन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, या देयर इज प्योर शियर, या ऑप्शन सी आपका शियर स्ट्रेस इज 0। बेसिकली मोर सर्कल की जो रेडियस होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होती है, यानी टाउ मैक्स की जो वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं हम, रेडियस ऑफ मोर सर्कल कहते हैं। अगर ये आपकी 0 हो जाएगी तो क्या होगा, यानी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेसेस तो रहेंगी लेकिन कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं रहेगी, यानी शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मैंने आपको बताया शियर स्ट्रेस, इसमें रेडियस 0 कह रहा है, इसका मतलब क्या है, शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 कह रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो अब आपका करेक्ट है, देयर इज नो शियर स्ट्रेस बट आइडेंटिकल डायरेक्ट स्ट्रेसेस इन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी कि शियर स्ट्रेस 0 हो जाएगी लेकिन जो हमारी जो स्ट्रेसेस हैं यानी डायरेक्ट स्ट्रेसेस हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट अ पॉइंट इन अ स्ट्रेस बॉडी आर 150 kN/m², टेंसाइल है ये, और एंड 50 kN/m² ये आपकी कंप्रेसिव दे रखी है, देन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट दिस पॉइंट। तो आपसे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू पूछी गई है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपका होता क्या है, टाउ मैक्स की जो वैल्यू होती है आपकी वो होती है σ1 - σ2/2, यानी कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस से जब आप डिफरेंशिएट कर दोगे या डिफर कर दोगे यानी घटा दोगे तो क्या आएगी, और उसका हाफ कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाती है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू आ जाती है। और σ1 आपको कितना दे रखा है, 150 दे रखा है, माइनस ये आपका टेंसाइल है, ठीक है, और 50 किलोन्यूटन σ2 आपको दे रखा है, और ये क्या है आपका कंप्रेसिव है तो इसको क्या ये माइनस होगा, तभी तो हम लगाते हैं, यानी कि जो टेंसाइल होता है उसको पॉजिटिव ले लेते हैं, कंप्रेसिव होता है उसको माइनस लेते हैं। तो 150 माइनस -50/2, तो माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, तो 150 + 50 200 हो गया /2, तो ये वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी 100 kN/m²। सो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है, 100 kN/m² इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द मोर सर्कल फॉर स्ट्रेन्स रेडियस ऑफ मोर सर्कल गिव्स द, यानी अगर आपको स्ट्रेन्स दे रखी हो, स्ट्रेन्स के केस में क्या होगा, जो रेडियस होती है मोर सर्कल की R, वो क्या होता है, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेन्स होती है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन जो होती है उसका अगर हाफ कर दोगे तो हमारे पास क्या आती है, रेडियस ऑफ मोर सर्कल आ जाती है।
इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेन, ये नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेन, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी है आपका हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेन। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी कि अगर आपको रेडियस ऑफ मोशन निकालनी है इन केस ऑफ आपको स्ट्रेन की वैल्यू दी गई है, स्ट्रेन दिया गया है, तो जो मैक्सिमम स्ट्रेन होती है उसका अगर हाफ कर दोगे तो हमारे पास क्या होता है, जो रेडियस होती है मोर सर्कल की वो आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर अ केस ऑफ प्लेन स्ट्रेस सिग्मा एक्स इक्वल टू 40 मिली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा वाई इक्वल टू 0, टाउ एक्स वाई इक्वल टू 80 मिली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, व्हाट आर द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड देयर ओरिएंटेशन विद एक्स एंड वाई एक्सिस। यानी आपको सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू दे रखी है और टाउ एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है। अब आपसे पूछा गया कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होंगी। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को हम क्या कहते हैं, सिग्मा 1 को मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और सिग्मा 2 को माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बोलते हैं। तो सिग्मा 1 की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2। मेजर निकालनी है तो प्लस लगा देंगे यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर एक्स वाई। इसमें आप वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस आ जाएगी। सिग्मा एक्स आपकी 40 है, सिग्मा वाई 0 दे रखा है। इसी तरह आप यहाँ पर रखोगे तो क्या होगा, सिग्मा एक्स 0 है यानी 40 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर आपका क्या है 80 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो सिग्मा 1 की जो वैल्यू आएगी आपकी 102.5 आएगी और सिग्मा 2 के लिए आप क्या करोगे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस कर दोगे यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। यानी ये जो फॉर्मूला है इसमें प्लस की आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सिग्मा 2 की वैल्यू आ जाएगी और सिग्मा 2 की वैल्यू जो आएगी आपकी वो माइनस 62.5 आएगी। एंड अब आपको ओरिएंटेशन निकालना है तो जो 10 ओरिएंटेशन के लिए क्या करते हैं हम, 10 टू थीटा की वैल्यू निकालते हैं। 10 टू थीटा जो होता है आपका 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। इससे आप क्या करोगे, ओरिएंटेशन निकालोगे एक्स वाई एक्सिस से कितने एंगल पे आपकी ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वर्क करेंगी। यहाँ से आप जब वैल्यू पुट करके निकालोगे तो आपके पास आएगा 38 डिग्री एंगल। सो ऑप्शन सी जो है इसके अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एडिस थ्योरम यूज फॉर। एडिस थ्योरम बेसिकली हम क्या करते हैं, जो आर्चेज होते हैं यानी लीनियर आर्च और एक्चुअल आर्च के बीच में जब हम जो इंटरसेक्टेंट पॉइंट होते हैं उनसे क्या करते हैं हम आर्च की बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। सो ऑप्शन डी जो है इसके अकॉर्डिंग करेक्ट है। आर्च बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एडिस थ्योरम का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ द डायमीटर ऑफ शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ए टॉर्क अलोन इज डबल्ड देन द हॉर्स पावर P कैन बी। पावर बेसिकली होती है क्या है, P इक्वल टू 2 पाई NT अपॉन 60, ये आपकी पावर होती है। अब आपको T की वैल्यू बेसिकली निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि जो डाया है वो क्या कर रहा है, डबल कर रहा है। तो डाया का केस आपको लेना पड़ेगा, टाउ अपॉन R इक्वल टू T अपॉन J इजिकल टू होता है आपका C थीटा अपॉन L। तो यहाँ से आपको T की वैल्यू रखनी पड़ेगी। T इक्वल टू क्या होगा, टाउ इंटू J अपॉन R। तो टाउ अपॉन J अपॉन R को क्या ले सकते हैं हम, सेक्शन मॉडुलस J अपॉन R का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सेक्शन मॉडुलस हो जाएगा यानी Z हो जाएगा, टाउ अपॉन Z। Z की जब वैल्यू रखोगे आप, डाया आपको सर्कुलर के केस से रखा है तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इन केस ऑफ सर्कुलर सेक्शन वो आपका पाई डी क्यू अपॉन पाई डी पावर 4 अपॉन 64 होता है। जब इसको आप डिवाइड मारोगे डी बाई 2 से तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपकी पाई डी क्यू अपॉन 32 आ जाएगा। ये आपकी टी की वैल्यू हो गई। टी की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे पी की। तो पावर जो है अब इसमें क्या कर रहा है कि डाया को डबल कर रखा है, तो 2D का होल क्यू जब आप करोगे तो क्या आएगा, आपको 8 टाइम्स जो है पावर आपकी इंक्रीज हो जाएगी। सो ऑप्शन बी जो है इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट है, 8P। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शियर सेंटर ऑफ ए सेक्शन इज डिफाइंड एज। यानी शियर सेंटर जो होता है किसी भी सेक्शन का
वो से हम क्या डिफाइन करते हैं। ऑप्शन ए आपका एट विच शियर फोर्स इज 0, या ऑप्शन बी है आपका एट विच शियर फोर्स इज मैक्सिमम, या ऑप्शन सी है आपका एट विच शियर फोर्स इज मिनिमम, या ऑप्शन डी है आपका थ्रू विच लोड मस्ट बी अप्लाइड टू प्रोड्यूस जीरो ट्विस्टिंग मोमेंट ऑन द सेक्शन। बेसिकली शियर सेंटर होता क्या है, जब शियर सेंटर यानी एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे अगर लोड पास कराते हैं हम, तो वहां पे जो होता है ट्विस्टिंग जो होती है जीरो हो जाती है और सिर्फ ओनली बेंडिंग मोमेंट आपका एग्जिस्ट करता है। यानी कि ट्विस्टिंग जो होगी, जीरो ट्विस्टिंग मोमेंट आप वहां पे क्या होगा, जनरेट होगा किसी पॉइंट पे जिससे लोड पास हो रहा है, और सिर्फ ओनली क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। थ्रू विच लोड मस्ट बी अप्लाइड टू प्रोड्यूस, यानी एक ऐसा पॉइंट जिससे अगर हम लोड अप्लाइड करें किसी एक पॉइंट पे, तो वहां सिर्फ ओनली बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू एग्जिस्ट करे, ना कि ट्विस्टिंग मोमेंट की। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट द बल्क मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल इज इक्वल टू शियर मॉडुलस, द पॉइजन रेशियो इज। यानी कि इसमें क्या दे रखा है, बल्क मॉडुलस के की जो वैल्यू दे रखी है वो शियर मॉडुलस सी के इक्वल दे रखी है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू 2c ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू, म्यू यहाँ पे आपका पॉइजन रेशियो है। एंड सेकंड फॉर्मूला जो हमारे पास होता है, ई इक्वल टू 3k ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू। जब इन दोनों को इक्वल कर दोगे तो आपको 2c ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू 3k ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू। और क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो बल्क मॉडुलस है वो शियर मॉडुलस के इक्वल है, यानी कि c और k इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। तो 2 प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू 3 माइनस 6 म्यू। तो अगर 6 को इधर ले आओगे तो 8 म्यू इज इक्वल टू 1। तो म्यू की जो वैल्यू आएगी आपकी 0.125 आ जाएगी। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, 0.125। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शियर सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क इज इक्वल टू, यानी शियर सेंटर की वैल्यू पूछी गई है इन केस ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क। तो सेमी सर्कुलर आर्क के केस में जो शियर सेंटर की वैल्यू होती है आपकी 4r/पाई होती है। अगर आपसे सर्कुलर स्लिट की बात करें तो सर्कुलर स्लिट के केस में जो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा, 4r/पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑफ सर्टेन सैंपल इज 300 MPa इन अ सिंपल टेंशन। इट इज सब्जेक्टेड टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ऑफ 150 MPa टेंसाइल, 60 MPa टेंसाइल एंड 30 MPa टेंसाइल अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन दिस केस इज। अगर हम मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी लगाते हैं तो जो इस मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी में होता है क्या है कि सिग्मा 1 इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू कैसी होना चाहिए, सिग्मा वाई, यानी यील्ड स्ट्रेस के इक्वल हो जाएगी। जब हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस यील्ड स्ट्रेस के इक्वल हो जाएगी उस केस में क्या होगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का ये केस होता है। तो सिग्मा 1 अगर हम डिजाइन का केस लेंगे, अगर डिजाइन के केस में हम कंसीडर करके चलेंगे तो सिग्मा वाई अपॉन क्या होगा, FOS होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये आपका डिजाइन का केस हो जाएगा। तो हमें पूछा क्या गया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू पूछी गई है। सिग्मा 1 इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम लेके चलेंगे। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की जो वैल्यू दे रखी है इनमें, तो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू चाहिए। तो इनमें से जो भी मैक्सिमम होगी उसको हम कंसीडर करके चलेंगे। तो हमारे पास जो सिग्मा वाई यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू जो दे रखी है, यानी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहें या यील्ड स्ट्रेस कहें, एक ही बात है आपकी। जो 300 MPa वैल्यू दे रखी है सिग्मा वाई की, अपॉन मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, 150 होगी। तो यहाँ से जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल के आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है। ये बेसिकली होता है क्या है कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी का केस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए शाफ्ट ऑफ डाया D इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट M एंड ट्विस्टिंग मोमेंट T, देन डेवलप्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस विल बी। यानी सिग्मा 1 की आपसे वैल्यू पूछी गई है प्रिंसिपल स्ट्रेस। इसके केस में जो प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू होती है आपकी 16/πd³ ब्रैकेट में M प्लस माइनस √m² प्लस T²।
ये आपकी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू होती है। सो ऑप्शन बी जो है इसके अकॉर्डिंग करेक्ट है, 16/πd³ m प्लस माइनस रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a 4 मीटर लॉन्ग बीम सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है, कैरीज अ पॉइंट लोड W एट इट्स सेंटर इफ द स्लोप एट इट्स एंड्स ऑफ बीम इज 1 डिग्री देन द डिफ्लेक्शन एट द सेंटर इज, यानी स्लोप थीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको 1 डिग्री दे रखा है, सिंपली सपोर्टेड का केस है, कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है एट सेंटर पर W। इस केस में जो स्लोप की वैल्यू होती है, थीटा की वैल्यू जो होती है इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, जब कंसंट्रेटेड लोड वर्क कर रहा हो आपका, तो जो वैल्यू होती है आपकी WL3/16 EI, ये आपका क्या होता है, स्लोप होता है। और डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होती है आपकी, WL3/48 EI। स्लोप होगा आपका WL²/16 EI एंड जो डिफ्लेक्शन होगा आपका WL3/48 EI। थीटा की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, तो 1 आप पुट कर दोगे, बेसिकली 1 जो आपका डिग्री में, इसको आपको रेडियन में रखना होगा, तो रेडियन में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, π/180 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से WL²/16 की वैल्यू जब इसमें रखोगे आप, तो जो डेल्टा की जो वैल्यू निकल के आएगी, डेल्टा इजकल टू WL²/16 EI को रखोगे तो π/180, यहाँ पे L बचेगा, L जो 4 मीटर है इसको mm में चेंज कर लो, 4000 mm हो जाएगा, अपॉन में क्या बचेगा आपका 3। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करके निकालोगे तो जो वैल्यू आएगी आपकी 23.27 कुछ वैल्यू निकल के आएगी mm में। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट है, 23.27 इज द डिफ्लेक्शन एट द सेंटर ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एलिमेंट इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस सिग्मा x 20 MPa, सिग्मा y 10 MPa फॉर दिस स्टेट ऑफ स्ट्रेस, व्हाट इज द मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस की वैल्यू, टाउ मैक्स की जो वैल्यू होती है मैंने आपको अभी बताया था, टाउ मैक्स जो होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2। यहाँ आपको सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस दे रखी हो, सिग्मा x और सिग्मा y, सिग्मा x माइनस सिग्मा y/2 तो हो जाएगा अगर आपको नॉर्मल स्ट्रेसेस दे रखी हैं। तो सिग्मा x की वैल्यू आपको 20 दे रखी है, इसमें बोला नहीं गया कि ये आपकी कंप्रेसिव या टेंसाइल है, तो जो वैल्यू होगी हम उसको टेंसाइल कंसीडर करके चलेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन में ना कहा जाए कि ये वैल्यू आपकी कंप्रेसिव है, ये वैल्यू आपकी टेंसाइल है, तो कुछ नहीं कहा गया, तो उस केस में जो वैल्यू दे रखी होंगे उनको टेंसाइल कंसीडर करके हम चलेंगे। तो सिग्मा x की जो वैल्यू है 20 दे रखी है, और सिग्मा y की आपको क्या दे रखी है 10 MPa अपॉन में 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 MPa इज द मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस फॉर दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन बी जो है इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट है, 5 MPa। थैंक यू व्यूअर्स टू गिव योर सपोर्ट, प्लीज सब्सक्राइब सिविल टेक बाय एनडी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर कीजिए, जिससे हमें और भी लोगों का सपोर्ट मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम ये जो हमारी सीरीज़ हैं वो पहुंच सकें। थैंक यू, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।